हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम अपने लॉ के लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने अच्छा खासा लेक्चर कवर कर लिया अपने लॉ का, ठीक है। उसको कंटिन्यू रखते हुए आगे करते हैं। आज मैं लॉ के 2-3 लेक्चर डाल दूंगा आपके लिए, या हो सके कंपनी लॉ का ये पार्ट हमारा आज खत्म भी हो जाए, ठीक है। चलो सर, कल तक मैं क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। उसको आगे आगे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं आगे, दैट इज वेट, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 161 का ये सीरीज है, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली कौन होता है? सिंपल समझना, कोई ऐसा डायरेक्टर जो किसी इंस्टीट्यूट द्वारा रिफर्ड किया गया है। मान लो कोई इंस्टीट्यूट या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी कोई इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग, मान लो कोई कंपनी ने, मान लो ये कंपनी ने अच्छा खासा बैंकिंग से लोन लिया आपको 100 करोड़ का। तो एक एग्रीमेंट बन रहा है। बैंक बोला कि मैं तुम्हें लोन तो दे रहा हूं, बट एक एग्रीमेंट बनाओ कि तुम्हारे बोर्ड में, मतलब तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारा भी एक डायरेक्टर बैठेगा। तो ये डायरेक्टर कौन बैठा रहा है? ये डायरेक्टर बैठा रहा है बैंक। कोई भी इंस्टीट्यूशन बैठा रहा है यहाँ पे कि भाई कंपनी तुमने 100 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, बट एक एग्रीमेंट बनाओ कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हमारा भी एक डायरेक्टर क्या करेगा, बैठेगा। सही। इससे क्या होगा? इससे प्रॉपर कंट्रोलिंग होगी। मतलब क्या काम कर रहा है उस कंपनी में, 100 करोड़ का लोन है, क्या पता भाग जाए कंपनी, कुछ भी हो जाए। एक प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए बोर्ड इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमारा भी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर बैठेगा। तो क्या नॉमिनी डायरेक्टर का पावर, नॉर्मली डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? ओआरएनजीएम। बट हम यहाँ पे क्या पढ़, यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि जहां पे बीओडी अपॉइंट करता है, इफ एओए ने कॉन्फ़िगर किया हो पावर बीओडी को। इफ एओए बीओडी को पावर दे रहा है तो बीओडी अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर को। थंब रूल क्या बोलता है? डायरेक्टर हमेशा अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ओवर। बट यहाँ पे क्या होता है? बीओडी, इफ एओए गिव्स पावर, एओए गिव्स पावर टू बीओडी, देन बीओडी अपॉइंट्स, ठीक है। तो क्या यहां भी सेम है? हाँ, यहां भी सेम है। मतलब बैंक बोल रहा है कि हाँ हमारा डायरेक्टर रखो, तो बैंक ऐसे एक डायरेक्टर को धक्का देकर नहीं बोल देगा जाओ बैठ जाओ बोर्ड में, नहीं। एक प्रोसीजर यहां भी सेम है। मतलब आपके एओए में क्या हो, आपके एओए ने बीओडी को क्या किया हो, कॉन्फ़िगर किया हो या पावर दिया हो, टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर। तो याद रखना, ऐसे रखना, कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कोई भी, ठीक है, एग्रीमेंट बना रखा है, बट पावर एओए देगा, बीओडी को ही देगा, तब अपॉइंट हो सकता है नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। कितने हो सकते हैं? जितने तुम लोग लोगे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होते रहेंगे, ठीक है। अब सब कुछ बताओ इसके बारे में लिख के। हाँ, लिख के बताता हूँ, बड़ी समझ क्लियर होगा, ठीक है। चलो, इफ एओए empowers BOD, if AOA empowers BOD, then if AOA empowers BOD, then the BOD can appoint a person, that is nominate director। तो एओ देखो सेम है, एओ ने क्या किया हो, बीओडी को पावर दिया हो, देन बीओडी क्या कर सकता है, नॉमिनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, दैट नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है उनका, वो उसको क्या किया, नॉमिनेट किया हो। या मान लो ये दोनों तरीके से हो सकता है, या मान लो लॉ ने बोला हो, देखो एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। और एग्रीमेंट, मान लो लॉ ने बोला है, लॉ मतलब क्या, मान लो लॉ में लिखा हुआ है कि भाई एज पर बैंकिंग एक्ट लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर बैंक से 50 करोड़ के ऊपर का लोन लेगा तो बैंक क्या कर सकता है, एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोल सकता है। तो या लॉ ने बोल रखा है, या मान लो एक एग्रीमेंट बना रखा है, दोनों वे से क्या हो सकता है, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। बट अपॉइंट करेगा कौन, हमेशा रखना बीओडी करेगा। अब बीओडी का पावर कौन दे रहा है, एओडी पावर दे रहा है। तो एक चेन टाइप है, एओडी गिव्स पावर टू बीओडी, देन बीओडी कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर। बट नॉमिनी डायरेक्टर का नाम कौन देगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन देगा। किस वे में दे सकता है, इफ प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब लॉ में लिख रखा है कि भाई मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 45 है, मान लो एग्जांपल, उसमें लिख रखा है कि कोई भी बैंक अगर 50 करोड़ से ऊपर का लोन देता है किसी कंपनी को, तो वो बैंक को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनेट करना पड़ेगा, अपॉइंट ऑफ बीओडी करेगा। तो या तो एग्रीमेंट बना लिया, एक्स्ट्रा से एडिशनल एग्रीमेंट बना लिया, तो ये तो लॉ का पार्ट हो गया, ये एग्रीमेंट बन गया। ये तो एक्सटर्नल बाद में बना सकते हैं हम, ये 10 करोड़ का लोन भी बना सकते हैं, 5 करोड़ लोन भी बना सकते हैं, ठीक है। बट लॉ में कुछ लिख दिया तो लॉ का प्रोविजन फॉलो करो, ठीक है। यहां पे शेयर होल्डर्स कांट इंटरफेयर, ठीक है।
शेयर होल्डर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये बात है इंस्टीट्यूशन और कंपनी के बीच का, ये बात है इंस्टीट्यूशन और बीओडी के बीच का, तो शेयर होल्डर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। परफेक्ट। अब इसका एक पार्ट और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सुनो। नॉमिनी डायरेक्टर कैन बी nominated by CG और SG, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, by virtue of its shareholding, its shareholding, ठीक है। इन अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, सुनो। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, यहां पे क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांट इंटरफेयर, ठीक है। मतलब देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें सिंपल ये लिखा गया है, मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है, क्या है, ये कंपनी है। अब मान लो ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी कब होती है, हमें भी, चलो लॉ तो नहीं पढ़ रहा, चलो ठीक है, ऑडिट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है बता देता, ऑडिट लेक्चर में डाला था जस्ट। 51% वोटिंग पावर आइदर बाय सीजी और एसजी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो ना गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया, ठीक है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसके शेयर होल्डिंग कौन होल्ड कर रहा है, सीजी या एसजी। तो इन द केस, इस केस में ना ये दोनों चाहे तो नॉमिनी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बीओडी क्या होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। किस केस में, जब गवर्नमेंट कंपनी में सीजी और एसजी का क्या हो, शेयर होल्डिंग हो, तो वहां पे एनडी कैन बी नॉमिनेटेड बाय सीजी और एसजी, ठीक है। परफेक्ट। चलो, बीओडी कांट इंटरफेयर इन दिस मैटर, ठीक है। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो इजी था, नॉमिनी डायरेक्टर ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है नॉमिनी डायरेक्टर के, जो था इतना ही था नॉमिनी डायरेक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे 161 की सीरीज में, मेरे से इंपॉर्टेंट पूछो तो अल्टरनेट डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 161(4), ठीक है, चलो 161(4), इसको एक सेकंड, अब पढ़ते हैं 161(4), दैट इज कैजुअल वैकेंसी। कुछ लिखते हैं, समझते हैं, आराम से करते हैं, ये सेक्शन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। सुनो, इफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर, if the office of a director appointed, if the office of a director appointed at the general meeting is vacated before his tenure। सर अब क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या, हाँ क्वेश्चन क्या आता है अब बताता हूं मैंने क्या बोला, इफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर जीएम, जनरल मीटिंग में जो नॉर्मल जो फुल प्रोसीजर डायरेक्टर होता है ना, जो कहते नहीं हर जनरल मीटिंग डायरेक्टर अपॉइंट जनरल मीटिंग में होता है, तो एक जनरल मीटिंग में प्रॉपर ओआर पास किया और डायरेक्टर क्या होता है, वैकेट हो जाता है, ऑफिस खाली हो जाता है उसके टेन्योर से पहले। तो टेन्योर से पहले जो खाली होता है ना उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। अब जो है ना ये खाली होने को ना अलग अलग भाषाओं में बताया गया, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स बताया, वैकेट कैसे कैसे हो सकता है वो देखते हैं हम। डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन। सर डेथ, मर गया, रिमूव क्या होगा, डायरेक्टर को नहीं पसंद था, ओवर पास करके हटा दिया डायरेक्टर ने, सॉरी मेंबर्स ने, भाई वो छिछोड़ापन नहीं करता था ऑफिस के अंदर, हटा दिया। रेजिग्नेशन, डायरेक्टर पे ही क्या होता था, अत्याचार होते थे, डायरेक्टर खुद चला गया तो डेथ हो गया। देखो अपने टर्म से पहले मान लो उसको, मान लो 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, नेक्स्ट रोटेशनल डायरेक्टर वाला 6 महीने में क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वैकेट हो गया, उसको हटा दिया गया, उसके अच्छे नहीं थे, नेचर अच्छा नहीं था, उसको हटा दिया गया, सबसे सही से बात नहीं करता, रेजिग्नेशन कर दिया, उसके साथ भी सही से बात नहीं होता था, वो खुद चला गया। तो ये सब क्या हुआ, अपने टेन्योर से पहले, मान लो ये डायरेक्टर यहां पर अपॉइंट हुआ और इसका टेन्योर था यहां तक, तो ये बीच में आके ना परेशान हो गया यहाँ पे, तो ये खुद हट गया, ठीक है। तो जब खुद हट गया तो कैजुअल वैकेंसी आ गई। तो कैजुअल वैकेंसी के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। परफेक्ट, ये होता है कैजुअल वैकेंसी।
अब जब ये सब हो गया तो देन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे देखो, इफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर इस टर्म, अपने टर्म से पहले वैकेट हो गया, वैकेट को मैं देख लिया, वैकेशन कब तक हो सकता है, डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन। अब सर एक चीज और आता है इसमें, क्या आता है, तो क्या पहले पहले क्वेश्चन क्या आना चाहिए, क्या यहां भी एओए पावर देगा बीओडी को, देन बीओडी अपॉइंट करेगा? नहीं, बड़ा बड़ा नहीं। तो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एओए का पावर का बात नहीं है सर। एओए का पावर का बात कहां आता है, बस स्टार्टिंग के 3 डायरेक्टर में, लाइक एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। यहाँ पे कोई एओए पावर नहीं देता बोर्ड को। यहाँ पे बोर्ड के पास एक तरह से ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से राइट आ गया यार, कोई जगह खाली है, अब एओए ने पावर देगा बोर्ड को तभी अपॉइंट होगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा, या उसके लिए जनरल मीटिंग करना पड़ेगा? नहीं। तो बोर्ड को बोला गया हाँ भाई तुम अपॉइंट कर लो, बट और भी क्या बात है अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखना, यहाँ पे वो एओए वाला पावर की बात नहीं, मतलब एओए जो पावर देता था ना, हम देखा पिछले के 3 डायरेक्टर्स में, तब बोर्ड अपॉइंट करता था। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिंपल बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, इतना दूर है बस। ठीक है, अब इसको कुछ वर्डिंग्स में लिखते हैं, सुनो। 161.4 दैट इज कैजुअल वैकेंसी वाला जो अभी पढ़ रहे हैं, कन्फर्स पावर ऑन बोर्ड नॉट एओए। ठीक है, तो ये बोर्ड को डायरेक्ट पावर देता है, ना कि एओए को पावर देता है कि एओए तुमको पावर दिया, तुम क्या करो, बोर्ड को पावर दो, बोर्ड अपॉइंट करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड के पास पावर है। तो यहाँ पे ना घुमाने के एग्जाम में आ सकता है, क्या एओए कंफर्म करेगा पावर को तभी बोर्ड अपॉइंट करेगा? यहाँ पे नहीं, कैजुअल वैकेंसी केस में नहीं। कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्ट क्या होगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा जो भी कैजुअल वैकेंसी होगी, एओए के पास कोई पावर नहीं है बोर्ड को देने के। तो दिमाग में बैठा लेना इस बात को। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है सर कुछ और बताओ इसमें? हाँ बता रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ, देखो। देन द वैकेंसी, वैकेंसी कौन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ। ठीक है, याद रखना, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ। और जब ओरिजिनल डायरेक्टर, सर देखो मैं बार बार याद रखना हूं, अपॉइंटेड जो जनरल मीटिंग वाला डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, वो वाला जो प्रॉपर ओआर पास करके जनरल मीटिंग अपॉइंट होता है। यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है, एडिशनल डायरेक्टर के केस में कोई कैजुअल वैकेंसी होती तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होती है, मतलब जो प्रॉपर डायरेक्टर, प्रॉपर वाला। सब क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में कि एडिशनल डायरेक्टर का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो क्या कैजुअल वैकेंसी हुआ? नहीं, जो प्रॉपर डायरेक्टर अपॉइंट होता है, प्रॉपर जनरल मीटिंग में जो ओआर इन जीएम पास करके जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसके केस में कैजुअल वैकेंसी आती है, ना कि वो वाला डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर का वो हो गया, ऑफिस वैकेट हो गया वो वाला। ठीक है, चलो ये याद रखना, एक ये याद रखना आपको, टेन्योर से पहले याद रखना, और वैकेट में ये आता है तो नॉर्मल पता ही है। और यहाँ पे एओए पावर नहीं देता है बोर्ड को, बोर्ड के पास पूरा पावर है भाई, बेशक वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बात करती हैं, देन द वैकेंसी मे बी फिल्ड बाय, कौन फिल करेगा? सबसे पहले बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे एओए कोई पावर नहीं देता है बोर्ड को, बोर्ड के पास पावर है कि वो कैजुअल वैकेंसी को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है एट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बैठ के बोर्ड क्या कर सकता है, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे, एक चीज और पढ़ेंगे, अभी अब समझाता हूँ आराम से डायग्राम से। ठीक है, अब सुनो बता ही देता हूँ, चलो। ठीक है, ये क्या है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये कंपनी है एबीसी। अब बताता हूँ आराम से समझना, ये जो डायरेक्टर है ना, ये ओआर इन जीएम में अपॉइंट हुआ था, मतलब प्रॉपर डायरेक्टर था। ठीक है, हम कैजुअल वैकेंसी प्रॉपर डायरेक्टर ही का ही होता है। इसका क्या हो गया, डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया भैया? डेथ नहीं हुआ, इसको क्या किया ना, इन डायरेक्टरों ने मार दिया, मार दिया भाई। इन डायरेक्टरों ने क्या किया, इसको मार दिया। सब तेज था, सब होता है यार, हमेशा ही अपोजिट वोटिंग करता है, मार दो, खत्म करो इसको। सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब डेथ ही हो गया, मार दिया तो डेथ ही हो गया। अब इसके बदले कौन आया, इसका नाम देते हैं, चलो इसका नाम था मिस्टर सी, मिस्टर एक्स कर देते हैं, चलो मिस्टर एक्स देते हैं। ठीक है, इसके बदले क्या आ गया, कैजुअल वैकेंसी आ गया। कौन फिल करता है कैजुअल वैकेंसी? बोर्ड। बोर्ड ने क्या किया, कैजुअल वैकेंसी फिल किया, बोर्ड दिमाग लगाया, बोर्ड को कैजुअल वैकेंसी फिल किया, बोर्ड ने दिमाग लगाया, बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया मिस्टर वाई को। तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी हुआ? हाँ, डेथ हुआ। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर था, ओआर इन जीएम पास करके, कोई एडिशनल डायरेक्टर ये सब डायरेक्टर नहीं था, ओआर प्रॉपर ओआर इन जीएम पास होता है, जैसे डायरेक्टर अपॉइंट होता था रूल से। उसकी डेथ हुई, कैजुअल वैकेंसी हुई, बोर्ड ने अपॉइंट किया, परफेक्ट, नाम दे दिया। अब मान लो इसका भी क्या हो गया, डेथ हो गया। यार क्या चल रहा है, जो कंपनी में आ रहा है उसको मार दिया जा रहा है या मर जा रहा है। अब मान लो बोर्ड ने क्या किया, फिर अपॉइंट किया मान लो मिस्टर जेड को।
तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी हुई? भाई साहब नहीं हुई। ये क्वेश्चन 2 बार आया एग्जाम में, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी हमेशा याद रखना, पहला ओरिजिनल डायरेक्टर जो होता है, सिंपल समझो ओआर इन जीएम वाला डायरेक्टर होता है ना, उसके लिए कैजुअल वैकेंसी होता है। उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी नहीं होता। मतलब सर ये डायरेक्टर कैसे हुआ? बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके, तो इसके बदले कैसे कैजुअल वैकेंसी हो जाए? कैजुअल वैकेंसी हमेशा ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले होता है। तो याद रखना, कभी भी 2 लेयर की कैजुअल वैकेंसी नहीं होती है। तो मान लो एक्स का डेथ हुआ तो वाई आया, तो हाँ दैट्स कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी। बट यहां सोचो ना, वाई कैसे अपॉइंट हुआ? ओआर इन जीएम नहीं, वाई अपॉइंट हुआ बोर्ड मीटिंग के द्वारा। तो ये ओआर इन जीएम हुआ ही नहीं। कैजुअल वैकेंसी हमेशा ओआर इन जीएम वाले डायरेक्टर पे होता है। अब इसकी डेथ हो गई तो हमेशा थोड़ी ना कैजुअल वैकेंसी होगा। तो ये कैजुअल वैकेंसी नहीं है। इसके बदला अपॉइंट करना है तो वो भले तुम एडिशनल डायरेक्टर का नाम दे दो उसको, बट वो कैजुअल वैकेंसी का नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका 164 एंड 167 इंपॉर्टेंट है। खत्म आपका चैप्टर, छोटे छोटे फिर तो, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लेना। अब इसको इतना भी नहीं लिखा, चलो इसको क्या बोला, बोर्ड क्या होगा, फिल करेगा। बट विच, याद रखना, एक यहां याद रखना, which shall be subsequently approved by members in next GM। मतलब बता रहा हूं, यहां पे रखता हूं इसको हटाता हूं, डबल लेयर का। मतलब सर बताओ, मतलब मान लो कि मिस्टर एक्स का डेथ हुआ, मिस्टर वाई ने बोर्ड ने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लिया। बोर्ड ने क्या बोर्ड अपॉइंट कर लिया तो ये कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी ये क्या करेगा, काम करेगा। अब मान लो अब यहाँ पे क्या हुआ, जनरल मीटिंग हुई, एजीएम नहीं बोला, जनरल मीटिंग हुई। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल मीटिंग मेंबर्स बोलेंगे हाँ ठीक है वाई तू कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर बन सकता है। जनरल मीटिंग हुआ, बोलेंगे भाई तू नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मतलब सिंपल सी बात, बोर्ड जो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी वाला अपॉइंट करेगा ना, वो सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जीएम में मेंबर्स उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ बोर्ड ने जो वाई को अपॉइंट किया वो प्रॉपर अपॉइंट किया है, ठीक है। अगर मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया तो भाई वाई तू रिजेक्ट हो गया। तो बोर्ड पहले अपॉइंट किया। जो मान लो कभी भी नेक्स्ट जीएम हुआ मान लो 10 दिन बाद जीएम हुआ, तो 10 दिन बाद मेंबर्स क्या किए, जनरल मीटिंग में उसको कंफर्म कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है कैजुअल वैकेंसी का, ठीक है सर। अब एक बात आता है, टेन्योर कितना होगा। मान लो ये मिस्टर एक्स थे, इनकी डेथ हुई, मिस्टर वाई आए, तो मिस्टर वाई होगा एज ए कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, जिसको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने अपॉइंट किया है और सब्सिक्वेंटली कंफर्म किया है किसने, जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने, ठीक है। अब ये वाई जो है वो कब तक अपॉइंट होगा, कब तक वाई अपॉइंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कब तक वाई अपॉइंट होगा, तो इसका बड़े एक्चुअल में आंसर लिखना। देखो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैंने 2 लेयर बताया ना। कैजुअल वैकेंसी हमेशा ओरिजिनल डायरेक्टर जो होता है ना, ओआर इन जीएम वाला पास करके डायरेक्टर होता है, उसके बदले ही कोई कैजुअल वैकेंसी होता है। अदरवाइज यहां देखो ना, अगर मान लो ये सेकंड वाला आदमी भी मर गया, तो ये सेकंड वाला आदमी अपॉइंट कैसे हुआ था, बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके। बट बीआर प्लस बोर्ड मीटिंग वाला कैजुअल वैकेंसी होता ही नहीं है। कैजुअल वैकेंसी हमेशा ओआर प्लस जीएम वाला होता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, कब तक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, मान लो ये डायरेक्टर कब तक अपॉइंट होगा। इसका आंसर बड़े अच्छे में लिखना, अप टू the date up to which original director would have held office। मतलब मान लो यहां पे 1 अगस्त को मिस्टर एक्स अपॉइंट हुए थे, ठीक है। 1 अगस्त को अपॉइंट हुए थे, 1 अक्टूबर को डेथ हुई, जो कि फिर जाके बोर्ड ने क्या किया, 1 नवंबर को, मान लो 1 नवंबर नहीं, मान लो 1 अक्टूबर को डेथ हुई, अक्टूबर ठीक है, 10 अक्टूबर समझ, 1 अक्टूबर है, डेथ हुई 10 अक्टूबर को बोर्ड ने अपॉइंट किया, और नेक्स्ट जीएम हुआ 1 नवंबर को, ठीक है। जीएम में कंफर्म हो गया, और इसका टेन्योर था कहां तक, 31 मार्च तक। तो भैया जो कैजुअल वैकेंसी मिस्टर वाई है ना, मिस्टर वाई 31 मार्च तक ही काम करेगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले तुम आए हो ना, इसकी डेथ हो गई, रिजाइनेशन दे दिया, उसका रिमूवल हो गया, उसका ओरिजिनल पीरियड या ओरिजिनल टाइम जो था ना, बस उसी टाइम तक तुम काम करोगे, ठीक है। चलो कुछ एक बार याद दिलाता हूं सर, वुमेन डायरेक्टर याद है आपको, वुमेन डायरेक्टर, उसकी कैजुअल वैकेंसी होती है तो कब तक फिल करना होता है, तो 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में हाँ सर सेम 3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो ये आपका कैजुअल वैकेंसी 161 की सीरीज हो गई खत्म। हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है, कंफर्म आने वाला है इससे कोई क्वेश्चन, क्योंकि जून जुलाई में आया था, इससे क्वेश्चन बनते हैं सर, अच्छे खासे बनते हैं। या तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को दिखेगा या कैजुअल वैकेंसी दिखेगा। इसके बाद चालू करते हैं 162, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, गिन के 4-5 सेक्शन में बचे हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। सेक्शन 162 ये क्या बोलता है, सुनो हेडिंग सुनो पहले इसकी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। नाम से क्या पता चल रहा है आपको? चलो मैं कुछ पूछता हूं, सही से बताना, थंब रूल बताओ। डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है? बाय पासिंग ओवर इन जनरल मीटिंग, ठीक है। अब यहां पे ये बोल रहा है ना, यहां पे ये बोल रहा है कि मान लो ये कंपनी है एबीसी, कंपनी में ऑलरेडी 5 डायरेक्टर्स है, और कंपनी में 5 डायरेक्टर है। कंपनी में मान लो ये मिस्टर ए जो सीए है, मिस्टर बी जो सीएस है, और मिस्टर सी जो सीएमए है। परफेक्ट। अब 4 ही कंपनी इन तीनों क्या करे? अपॉइंट करे। अच्छे खासे क्वालिफिकेशन हमने होल्ड कर रखा है, सीए सीएस सीएमए है, तीनों अपने में सब अपना बेस्ट है। सीएम अपने जगह बेस्ट है, सीएस अपने जगह बेस्ट है, सी अपनी जगह बेस्ट है। तो कहने में कोई काट नहीं सकते इनको, ठीक है, मतलब कोई नकार नहीं सकते। हाँ अच्छे लोग है सब, अच्छे क्वालिफिकेशन सबके पास है, नॉलेज अच्छा खासा है, ठीक है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं? कंपनी को अपॉइंट करना है। परफेक्ट। अब कंपनी को अपॉइंट करना है तो एक बात बताओ, सबके लिए क्या पास होगा? ओआर ओआर ओआर। बेसिकली सबके लिए कैसे पास होना है? ओआर। चाहे तुम 10 डायरेक्टर लियो, सारा डायरेक्टर कैसे पास होना है? ओआर इन जनरल मीटिंग। परफेक्ट। बट कंपनी चाह रही ना कि कोई एक रिजोल्यूशन पास करूं और सबको तीनों को एक बार अंदर ले लूं, ठीक है। मतलब कोई एक रेजोल्यूशन पास करूं और तीनों क्या करूं? अंदर ले लूं। तो मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सारे डायरेक्टर कैसे होंगे? ओआर इन जनरल मीटिंग, ये भी ओआर इन जनरल मीटिंग, ओआर इन जनरल मीटिंग। बट चाह रहा है कंपनी ये नहीं करके इस तीनों को अपॉइंट करूं ओआर पास करके जनरल मीटिंग में, कि एक साथ 3 शिकार, शिकार नहीं समझना, सॉरी, एक साथ 3 लोग, ठीक है। चलो अब कंपनी सोचा एक साथ 3 लोग कर सकते, क्या कंपनी कर सकती है? पहला आंसर आएगा नहीं, ठीक है, नहीं। लॉ ने बोला है कि सिंगल डायरेक्टर जो भी अपॉइंट हुआ, कोई भी डायरेक्टर ओआर इन जनरल मीटिंग। कंपनी क्या ऐसा कर सकती है? 10 लोग आ गए, बोले कि एक साथ तुम सबको ओआर पास करके अंदर कर लेंगे? नहीं। तो सर कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ये नहीं के साथ भी कोई हाँ, अभी देखेंगे। पहले बोला नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट लॉ ने 162 में ही कुछ प्रोविजंस में कुछ लिखा है कि कैसे कर सकती है, सुनते जाओ, ठीक है। पहले लिखो जो बता रहा हूं, लिखो ये 2 or more directors cannot be elected by single resolution। तो मैंने बताया ना कि कंपनी एक ही रेजोल्यूशन पास करके क्या करना चाहती है? तीनों डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है, नहीं कर सकती। पहला लॉ ने क्लियर कट बोल दिया नहीं। अब लॉ ने फिर दोबारा क्या बोला, सुनो। ये तो समझ आ गया, लॉ ने क्लियर कट बोल दिया नहीं, मतलब इसमें क्या बोल दिया? सिंपल सी बात, लॉ ने बोला सेपरेट रिजोल्यूशन नीडेड फॉर इलेक्टेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन, सॉरी सेपरेट रिजोल्यूशन नीडेड फॉर एवरी अपॉइंटमेंट, फॉर एवरी अपॉइंटमेंट, ठीक है। सेपरेट रिजोल्यूशन चाहिए फॉर एवरी अपॉइंट, मतलब अगर कोई ए आ रहा है तो उसके लिए भी ओआर पास करो, बी आ रहा है उसके लिए ओआर पास करो, सी आ रहा है ओआर पास करो। जरूरी नहीं है सी में जो भी है, या कोई भी क्वालिफिकेशन लोग आ रहे हैं, सबके लिए क्या हो? सेपरेट रिजोल्यूशन पास करना है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों को एक ही साथ पास करके बना दे? हो सकता है, अब वो बताता हूं, ठीक है। वो कैसे हो सकता है ये देखो, एक्सेप्शन। अब इसमें बोल दिया एक्सेप्शन क्या है, सुनो। 2 or more डायरेक्टर, ठीक है, कैन बी इलेक्टेड, 2 or more डायरेक्टर कैन बी इलेक्टेड बाय
सिंगल रेजोल्यूशन मतलब बोल दिया कि हाँ दो और से ज्यादा डायरेक्टर जो भी हमें दिखा पीछे ए बी सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उनको एक सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं या दो या दो से ज्यादा। बट उसके लिए क्या करना होगा ना, सुनो, एक प्रपोजल, ठीक है, या रिजोल्यूशन समझ लो, पास करना होगा जनरल मीटिंग में, दैट एक प्रपोजल या रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, दैट हम एक साथ सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो पहले बोल दिया कि नहीं कर सकते, बट बोल दिया कि हाँ तुम क्या कर सकते हो, तुम अपॉइंट कर सकते हो, पहले उससे एक रेजोल्यूशन पास। मतलब सर एक एग्जांपल बताओ, देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये क्या है कंपनी की, मान लो कंपनी की, मान लो यहाँ पे जनरल मीटिंग हुई, यहाँ पे क्या होना है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है जनरल मीटिंग में ओवर पास करके, ठीक है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है। तो इस अपॉइंटमेंट से पहले है ना, इस अपॉइंटमेंट से पहले जनरल मीटिंग में, मतलब ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से पहले एक क्या करो, एक रेजोल्यूशन और पास करो। इसमें ये लिखो कि देखो भाई हम सारे डायरेक्टर क्या करने जा रहे हैं, एक रेजोल्यूशन बनाओ कि इसमें ये लिखो कि हम सारे डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट करना चाह रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने एक तीनों डायरेक्टर वैसे खड़ा कर दिया एक बेंच पे, बोला देखो ये हमारे 3 डायरेक्टर है, हम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, इसमें ये लिख रहे हैं कि हम तीनों डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट करना चाह रहे हैं। मेंबर्स, क्या आपको कोई दिक्कत है? तो थंबनेल क्या बोलता है, सारे डायरेक्टर ओवर पास हो गए होंगे जनरल मीटिंग में, बट लॉ ने 162 में पावर दिया कि देखो तुम कर सकते हो, बट सबसे पहले क्या करो, जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से पहले एक, उससे पहले कुछ देर पहले या मान लो कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराओ, वहां पे ये लिखवाओ कि देखो हम तीनों डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट करना चाहते हैं। पहले तो क्लियर कट बोलना नो, फिर बोलना हाँ देखो पहले एक रेजोल्यूशन पास कर दो, उसमें लिख दो कि हम तीनों डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या मेंबर्स तुम्हें कोई दिक्कत है? तो यहां पे आंसर क्या आया मेंबर्स का, देखो आंसर क्या आया, देखो इफ अ प्रपोजल टू मूव सच रेजोल्यूशन has first been agreed to general meeting without ये याद रखना, without any vote being cast against it, ठीक है। मतलब यहां पे ये अब क्लियर समझो, जनरल मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट से कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले क्या किया हमने, एक रेजोल्यूशन पास किया, यहाँ पे ये बोला कि हम देखो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, मेंबर्स तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर मेंबर्स में किसी भी एक बंदे ने वोट अगेंस्ट में किया तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो भैया जनरल मीटिंग में ओआर पास करके सेपरेटली सबको अपॉइंट करो, मतलब ए के लिए ओआर, बी के लिए ओआर, सी के लिए ओआर। बट यहां पे मान लो किसी बंदे ने, मेंबर में किसी बंदे ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, तो सबने हाँ बोला, तो भाई जनरल मीटिंग में क्या करो, एक ओवर पास करके तीनों को बोल दो ठीक है यू ऑल आर अपॉइंटेड नाउ बाय सिंगल रेजोल्यूशन। तो सर एग्जांपल एक और बताओ नंबर में, थोड़ा हाँ नंबर बताते हैं हम, चलो ठीक है। सपोज रुको 3000 मेंबर है, ठीक है, आर प्रेजेंट। सर यहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन ही बोला, यहाँ पे क्या बोला देखो कि विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब सिंपल बोला कि तुम्हारे जितने वोट आने चाहिए सब फेवर आने चाहिए। तो सर कुछ लिंक नहीं हो रहा, यूनानिमस में ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये देखो यूनानिमस नहीं बोला यहाँ पे, यूनानिमस में होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा कुछ चक्कर है, ठीक है, समझो समझा, उसका चैप्टर आएगा मैं वहां पे क्लियर करूंगा थोड़ा, बट यहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं बोला, यहाँ पे बोला वोट कास्ट अगेंस्ट इट। अभी पढ़ते हैं उसके बाद एग्जांपल लिख लेके चलते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कैसे वोट कास्ट वाला होता है, ठीक है। 3000 मेंबर्स आर क्या प्रेजेंट है जनरल मीटिंग में, रेजोल्यूशन पास हुआ, देखो ए बी सी तीनों एक बेंच पे है,
हम इन तीनों क्या करना चाहते हैं, एक साथ ओआर पास करके अपॉइंटमेंट करना, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो पहले क्यों, कैसे कर सकते हैं, पहले रिजोल्यूशन दिया इस रिगार्डिंग कि हम इन तीनों को बैठाए हुए हैं, तीनों को एक साथ करना है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ रिजोल्यूशन दिया। एंड अब रिजोल्यूशन देने के बाद क्या होगा, एंड मेंबर डिसाइड करेंगे कि रिजोल्यूशन पास करना ही नहीं करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इफ कोई भी वोट कास्ट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो 3000 मेंबर्स थे प्रेजेंट है जनरल मीटिंग में, अब इसमें से 2700 मेंबर ने बोला ठीक है भाई कर दो ऐसा, बोले यस, 100 मेंबर बोले नो, और 200 लोग तो खाने आए थे जनरल मीटिंग में, बोले मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तो क्या वोट कास्ट अगेंस्ट हुआ यहाँ पे, हाँ 100 मेंबर ने बोला नो, तो भैया नो। अब चलो दूसरा एग्जांपल बताओ सर। अब मान लो 2700 मेंबर तो आए, ठीक है 2700 मेंबर तो आए, उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लो, यस यस दिया उन्होंने। अब 300 मेंबर खाना खाने आए, उन्होंने बोला कि नहीं पता, तो क्या ये रेजोल्यूशन पास होगा, यस, क्योंकि वोट कास्ट अगेंस्ट नहीं हुआ ना, यहाँ पे मेंबर बैठे थे उन्होंने वोट नहीं दिया, वो अलग थिंग है, बट किसी ने अपोजिशन में तो नहीं गए। तो देखना दोनों अलग चीज है, देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना है हमें। प्रेजेंट 3000 लोग थे, उसमें 300 लोग ने वोटिंग नहीं दिया, 2700 लोग ने वोट जो दिया ना, सबने हाँ बोला, तो हाँ ठीक है रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। फिर एक ओवर पास करके हम नेक्स्ट जनरल मीटिंग में तीनों को एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो तीनों बैठे थे ना, ये क्लियर हो गया हमारा। मतलब एक बंदा, मान लो यहाँ पे 27 लोग थे, 299 को नहीं पता, एक को मान लो कि 299 नहीं 290 को नहीं पता था, और 10 ने बोला कि हम अगेंस्ट जाएंगे, नो, तो ये नो। तो सिंपल सी बात, जितने लोग बैठे और वोटिंग दिए ना, उनमें से किसी ने ना नहीं बोलना चाहिए। नहीं वोटिंग दो चलेगा, बट बैठे हो वोटिंग दे रहे हो तो ना नहीं बोलना, ना बोलोगे रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका याद है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 162 में इतनी बातें थी। चलो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अगर डिस्क्वालिफिकेशन बताए तो इस कंपनी लॉ का सबसे ज्यादा पूछने वाला सेक्शन मान लो डिस्क्वालिफिकेशन ही कहा जाता है। हाँ पूरे कंपनी लॉ का मैं पूछ रहा हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। सर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है सर। मतलब यहां पे क्या है, कंपनी है, ये डायरेक्टर आया, डायरेक्टर एक सेकंड देख लेता हूं, ठीक है। कंपनी है, ये डायरेक्टर मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम है, ठीक है। ये पहुंचे डायरेक्टर में, ये एंट्री गेट पे ही डायरेक्ट कंपनी ने पूछा कि तुम क्या 164 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करके नहीं आए हो ना। अब सर 164 में याद रखना, ये 1 और 2 होता है। 164 1 लगता है इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशंस पे, 164 2 लगता है कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन। देखेंगे हम, ठीक है। अभी 164 अभी इतना मत समझो, सिंपल जानना, अभी नॉर्मल समझाता हूं। ये कंपनी पूछेगा मिस्टर श्याम क्या आपने 164 का डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिया है क्या। ये बोलेगा हाँ सर, वो ना 164 का एक पॉइंट नंबर सी था, वो मेरे पे लगता है। बोला ठीक है बाय बाय। मतलब ये आपके एंट्रेंस गेट पे आपको रोक देगा ये। अब मान लो ये अंदर आके, अगर मान लो ये अंदर आके कंपनी में, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, बीच में अगर 164 के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गए तो इसको कहते हैं वैकेंसी। तो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, 164 का डिस्क्वालिफिकेशन और 167 का वैकेंसी है। तो 164 का डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ, एंट्री करने से पहले ही तुमने कुछ ऐसे पॉइंट अट्रैक्ट कर दिए जो डिस्क्वालिफाइड कर दिया तुम्हें डायरेक्टर बनने से। और 167 क्या होता है, तुम डायरेक्टर बन चुके हो, फिर तुमने डिस्क्वालिफिकेशन कुछ पॉइंट अट्रैक्ट कर दिए, फिर तुम्हारा पोजीशन हो जाता है आउट। 164 तुम्हें बाहर ही रोक देता है कंपनी गेट पे। 167 क्या होता है, तुम कंपनी के गेट के अंदर आ चुके हो, काम कर रहे थे, बट तुमने 164 अट्रैक्ट कर दिया कुछ, तब तुम्हारा हो गया वैकेंसी हो गया। अब 164 में बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। 164 1 पहले देखेंगे, ठीक है, 2 भी देखेंगे। तो 1 2 होता है, 1 इज डिफॉल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, 2 होता है अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है। तो पहले 164 1 क्या होता है, इंडिविजुअल का खुद का डिस्क्वालिफिकेशन, और 164 2 क्या होता है, इफ कंपनी ने कुछ गलती किया है तब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं। दोनों देखेंगे, पहले 164 1 पे फोकस करते हैं ना आराम से, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आराम से समझो, सब होगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम सेक्शन 152 3 वायलेशन, ठीक है।
सर क्या था 152 क्या था 152 क्या था कि मैंने बोला था कि हर डायरेक्टर को डिन चाहिए, तो तुम्हारे पास डिन नहीं है। तुम कंपनी में क्या है, तुम कंपनी में आए, कंपनी ने पूछा डिन है, तुमने बोला नहीं, बोलेंगे जाओ पहले डिन लेके आओ। तो डिन नहीं है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऑब्वियस बात है ना, डिन तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए ही चाहिए तुम्हें। तो अपॉइंटमेंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सब एक चीज आपने बताया था कि पहले से अपॉइंटमेंट है तो डिन के लिए अप्लाई करते हैं, हाँ, तो वहां पे अपॉइंटमेंट कहां हो रहा है तुम्हारा, तुम तो ऑलरेडी पहले से हो। 164(1) में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब तुम नया डायरेक्टर बनने कंपनी में आ रहे हो तो पास डिन तो होना चाहिए। ठीक है, तो डिन नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तुमने वायलेशन कर दिया डिन का। सेकंड क्या है, सेक्शन 165(1) का तुमने वायलेशन कर दिया। मतलब सर इसका 165(1) क्या था, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब मान लो ये बंदा था, ये 21st मतलब 21th कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा था, भैया डिस्क्वालीफाई, 20 से ऊपर तुम बन ही नहीं सकते हो, तो किसी एक कंपनी से क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट 20 है, सब कुछ रिवाइज कराओ, 20 मैक्सिमम लिमिट है, उसमें से पब्लिक की लिमिट 10 है, ऊपर से प्राइवेट भी पब्लिक हो जाएगी, जो अगर अगर वो प्राइवेट किसी पब्लिक की सब्सिडरी या होल्डिंग है। तो ये याद रखना, रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए। तो 165(1) का तुमने क्या किया, वायलेशन किया, मतलब तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से ज्यादा तुमने कर दिया, तो भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेक्शन 152 में क्या किया, तुम्हारे पास डिन था ही नहीं, तो डायरेक्टर बनने के लिए मैं पता है कि डिन नंबर इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट प्लेस के लिए। ठीक है, और क्या सर 3 में, और 3 में क्या होगा सुनो, अभी छोटे छोटे याद करने करते हैं आराम से। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल या कोर्ट डिस्क्वालिफाइंग हिम टू बी अ डायरेक्टर। सर इसका कुछ लिंक बताओ सर, लिंक याद कराओ। हाँ लिंक याद कराता हूँ सर, याद आ रहा है आपको कुछ, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट देखा था सेक्शन 242, जहां पे ट्राइब्यूनल के पास पावर होता है किसी डायरेक्टर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जहां पे किसी ऑपरेशन क्या होता है, अत्याचार होना, तो मान लो मेंबरशिप अपॉइंट करते हैं, तो मेंबर साथ अत्याचार हुआ, ये तीन लोग वाले मेंबर ने क्या किया, ओआर पास करके डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, तो इसके साथ अत्याचार हुआ, इसको वोट करने बुलाया ही नहीं, और वो डायरेक्टर अपॉइंट भी हो गया। तो ये जो अत्याचार हुआ ना, इसके पास नोटिस नहीं किया, ये गया कहाँ रोने, ये गया ट्राइब्यूनल पास रोने की, ट्राइब्यूनल मेरे को नोटिस नहीं दिया, खुद ओवर पास कर दिया और डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया। ट्राइब्यूनल पास पावर है 242 में, किसमें 242 में, कि ये जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ ना बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन इसको क्या कर सकता है, ऑर्डर देके रिमूव कर सकता है या हटा सकता है, तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। भाई ट्राइब्यूनल ऑर्डर देके भी तुम्हें क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और ट्राइब्यूनल या कोर्ट दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हिम टू बी अ डायरेक्टर, तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता है, तो आप कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो सेक्शन 242 से इसको लिंक करना, ऐसा दिया नहीं बुक में, 242 से लिंक कर सकते हो कि देखो 3 चीज पढ़ी हमने, डिन नहीं है उसके पास, मैक्सिमम नंबर एक्सीड कर दिया, मान लो 20 से 21 कर दिया, या मान लो 10 पब्लिक है तो 11 पब्लिक हो गई, कोई मैक्सिमम नंबर एक्सीड कर दिया 165 वाले, और क्या किया, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या किया, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आ गया 242 वाला कि भाई डायरेक्टर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, देखो फोर्थ क्या है, एग्जांपल समझाता हूं इसको, चलो ठीक है। पहले फोर्थ समझ लो, अनसाउंड माइंड, ये तो नॉर्मली पता होगा सबको यार, पागल है, प्यार में पागल है नहीं। सुनो, ये डायरेक्टर था, ये थे मिस्टर रॉकी, ठीक है, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे थे, हमारा कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड, और इसकी गर्लफ्रेंड थी मिसेस 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 एस कर दो, नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, चलो मिसेस एस कर दो, चलो ठीक है। अब इसकी गर्लफ्रेंड थी ये, परफेक्ट। रॉकी भाई का कहाँ जा रहे थे, डायरेक्टर बनने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड आई, इसने बोला कि रॉकी पागल है। हाँ रॉकी पागल था, प्यार में पागल था। तो क्या गर्लफ्रेंड के बोलने से अनसाउंड माइंड हो गया बंदा, पागल हो गया क्या, नहीं। मतलब कोई मान लो मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड को मेरे से बदला लेना, वो जाके कंपनी बोल देगा, अरे राहुल श्याम मोहन जो भी आ रहा है ना वो पागल है, तो किसी के बोलने से तुम पागल कहला जाओगे, अनसाउंड माइंड कहला जाओगे, तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि अनसाउंड माइंड के लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, नहीं। मतलब अगर अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, सुनते जाओ सुनते जाओ, अनसाउंड माइंड हो, और क्या होना चाहिए, डिसाइडेड बाय कोर्ट, मतलब कोई दुनिया जहान
कहीं का लोग कुछ कह दें उसके कहने से मतलब नहीं है। कोर्ट ने बोला पागल हो तब पागल हो, तो सर ये पागल हो गया एक और आदमी, तो वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। नहीं, इफ कोर्ट बोल दे ठीक हो गया तो भाई अब तुम डायरेक्टर बन सकते हो। तो याद रखना कोर्ट के पास पावर है किसी को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करने का और उसको वापस से उसको रिस्टोर करने का, हाँ, और डिसीजन को रिस्टोर करने का, हाँ ठीक है सर अब ये ठीक हो चुका है, अब ये डायरेक्टर बन सकता है। तो अनसाउंड माइंड किसी के बोलने से नहीं होता, कोर्ट के बोलने से होता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, सुनो, ये क्या है, ये मान लो सुनो एग्जांपल समझाता हूं, चलो। इस पर्सन ने क्या किया, मर्डर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्डर किया, परफेक्ट। अब ये क्या करने जा रहा है, कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा है, कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा है। जिस दिन डायरेक्टर बनने जा रहा है ना, कोर्ट का ऑर्डर आया कि इसको इम्प्रिजमेंट होने वाला है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट होने वाला है, ऑफेंस कन्विक्टेड बाय ऑफेंस या कोर्ट होने वाला है, कोर्ट इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, ठीक है। और ये इम्प्रिजनमेंट जो होने वाला है ना, ये 4 मंथ्स का होने वाला है। तो क्या ये डायरेक्टर बन सकता है, पहले मैं आंसर दूं, क्या ये डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सर बन सकता है। अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट 4 मंथ्स का हुआ ना तो वो डायरेक्टर बन सकता है। तो सर कितने मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा तो डायरेक्टर नहीं बन सकते? सुनो, सुनते जाओ। कॉन्विक्टेड, लिखता हूं पूरा, ऑफ एन ऑफेंस इंक्लूडिंग moral turpitude and sentenced, moral turpitude or not, and sentenced to imprisonment 6 मंथ या उससे ज्यादा, ठीक है। मतलब डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, जिसको 6 महीने से या उससे ज्यादा की सजा डिक्लेयर हो गई है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो सर इसको 4 महीने नहीं हुई है, इसको मान लो 6 मंथ्स 6 डेज की सजा हुई है, तो क्या ये डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्या कभी नहीं बन सकता? आप क्वेश्चन आता है क्या कभी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है, कभी ना कभी बन सकता है। कब बनेगा, डायग्राम बना के समझाता हूँ, चलो डायग्राम के थ्रू चलते हैं। सुनते जाओ, इसको पूरा लिख देता हूँ। इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 5 years हैव नॉट लैप्स्ड, ठीक है। सुनो से डायग्राम समझाओ, क्लियर हो जाएगा, इसी को समझाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसने मर्डर किया, सजा 4 महीने की हुई, क्या अब ये डायरेक्टर बन सकता है? 4 महीने फर्स्ट दिन पे आके डायरेक्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने से कम की सजा है तो डायरेक्टर बन सकता है। चलो ये क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल समझाओ। मान लो इसने मर्डर किया, ठीक है, और कोर्ट ने सजा सुनाया 6 मंथ का, तो क्या ये डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि कोर्ट में लॉ में लिखा है कि 6 मंथ या उससे ज्यादा का कोर्ट सजा देता है, इंक्लूडिंग मोरल टर्प्यूटिड। मोरल टर्प्यूटिड क्या हुआ, तुमने समाज की नजर में कुछ बुरा किया है, समाज को हित पहुंचाया है, समाज को ठोस पहुंचाया है, समाज में कुछ गलत किया है, मर्डर करते हो, बच्चे चोरी करते हो, मोरल टर्प्यूटिड है, ठीक है। तो वैसा ऐसा काम करे, तुम कुछ सेंटेंस में इम्प्रिजनमेंट हुआ ना जो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की सजा है, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो सब कभी नहीं बन सकते, बन सकते हो। कब बन सकते हैं? सुनते जाना, जो मैं लिखूंगा सुनते हैं ना। क्वेश्चन आता है कब बन सकते हैं, फिर ठीक है। आंसर सुनो, आराम सुनो। जब हमारी जेल की सजा खत्म होगी, वहां से आफ्टर 5 year के बाद, मतलब जिस दिन तुम्हें जेल की सजा खत्म होगी ना, वहां से फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड है। अब ये 5 साल जिस दिन कंप्लीट होगा वहां से तुम डायरेक्टर बन सकते हो, है ना। अब समझाता हूं एक बार यहाँ पे फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मान लो इसने यहाँ मर्डर किया और इसको सजा हुई है 4 साल की, 4 year यहाँ पे क्रॉस। 2017 1 जनवरी को मर्डर किया, 2021 में क्या हुआ, इस डायरेक्टर को सजा रिहा हुआ, रिहा हुआ, ठीक है। अब क्या ये रिहा होते ही ये कंपनी में गया, एबीसी लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता है? नहीं। जिस दिन ये रिहा हुआ ना, यहां से फिर 5 साल क्या है, कूलिंग पीरियड,
ओके 5 साल का है कूलिंग पीरियड। चाहे वो मान लो ये सजा ही 3 साल की होती तो ये 3 साल से 5 साल, 1 साल की होती तो 1 साल से 5 साल, 6 महीना होती तो 6 महीना से 5 साल, तो 5 साल का कूलिंग पीरियड भी कंप्लीट करके आओ। ऐसा तो नहीं है तुम तुरंत निकल गए और डायरेक्टर बन गए फिर तुम मर्डर कर दो। तो 5 साल तुम्हें चेक करेंगे, देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि हाँ ये बंदा 5 साल में इसका सारा रिकॉर्ड पीछे ठीक है, अब ये डायरेक्टर बन सकता है। तो याद रखना क्या निकला एनालिसिस कि जिस बंदे को इम्प्रिजमेंट हुआ है, जो इम्प्रिजमेंट 6 मंथ्स या उससे ज्यादा है, वो डायरेक्टर बन सकता है। कब? जब वो इम्प्रिजमेंट का टाइम खत्म हो जाए, और जिस दिन टाइम खत्म हुआ वहां से 5 साल का कूलिंग पीरियड खत्म हो जाए, वहां से बन सकता है। सर एक क्वेश्चन और इस पोजीशन में और क्या बोला सुनो, अब एक पोजीशन और आया यहाँ पे, अगर ये पोजीशन अलग है ये थोड़ा, ठीक है। अगर किसी को 7 ईयर का जेल हो जाए, जेल हो तो क्या? अब मान लो मैंने बोला क्या 6 महीने या उससे, देखो 6 महीने से कम की सजा हो गई तो वो डायरेक्टर तो बन ही सकता है, कभी बन सकता है आफ्टर जो सजा काट के आए। 6 महीने या उससे ज्यादा सजा हो गई, जो सजा है वो काट के आया प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड करे। अब मान लो जिसको सजा ही हुई है 7 ईयर की, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर डायरेक्टर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, याद रखना। तो 7 साल की सजा किसी को हो गई ना, मान लो आज जाके मेरे को 7 साल का जेल हो गया ना, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सर 6 साल 9 महीने हुए तो हाँ ठीक है, 6 साल 9 महीने हो गए तो काटो 6 साल के 9 महीने सजा, फिर 5 साल काटो तब डायरेक्टर बन जाओ। सर 7 साल हो गए तो भाई कभी नहीं बन सकते तुम डायरेक्टर, तो ये याद रखना, तुम डायरेक्टर क्या हो सकते हो, कभी नहीं बन सकते। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स आर अनपेड, चलो क्या देखे थे हम, calls on shares are unpaid and 6 months have lapsed from due date। मतलब सुनो, मान लो मिस्टर ए थे, ठीक है, मिस्टर ए कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रहे थे, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन मनी आता है 3, मान लो बच्चों पढ़ते हैं अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, कॉल मनी 3 रुपीज, कॉल मनी का होता है एक, मान लो 10 रुपए कॉल मनी का, ठीक है। बंदे ने तो ये पे कर दिया, अब बंदे ने कॉल मनी पे नहीं किया, कब नहीं किया, ठीक है सुनते जाओ आराम से। एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, यहां पे था 1 सितंबर को कॉल मनी का ड्यू डेट, तो इसने पे नहीं किया यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे नहीं किया और मान लो कि इस बंदा, ये बंदा यहाँ पे नहीं किया, तो क्या ये डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं। क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया? लॉ ने लिखा है कि देखो शेयर्स के कॉल मनी तुम्हारे अनपेड थे, बट तुमको बोला गया तुमको पास 6 महीना टाइम दिए हम। अब मान लो ये बंदा मिस्टर ए अगर चाहे कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता तो बन सकता है, बट अगर ये बंदा यहाँ पे तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, बट मान लो यहां से 6 मंथ्स तक ये बंदा यहां भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मतलब यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं होगा, 6 मंथ्स तक तुम कॉल मनी अभी तक नहीं पे किए, अभी तक नहीं पे किए, देन डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी तक जो भी है 6 मतलब सिंपल बोला है, तुमने कोई भी कॉल मनी पे नहीं किया है ना, तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होगे उस टाइम, बट वो 6 मंथ्स लैप्स कर गए तुम्हारे ये ड्यू डेट से, ये तुम्हारा ड्यू डेट ही तो था, तब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो 6 महीने तुम्हें टाइम देता है कि कॉल मनी पे कर दो ड्यू डेट से, 6 महीने यहां पे तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फिर, ठीक है। तो ये इजी था, बट याद रखना 6 मंथ्स याद नहीं रहता है मोस्टली, लोग को याद आता है कॉल मनी अनपेड है, बट अनपेड से मतलब नहीं है, 6 मंथ्स भी क्या होना चाहिए, लैप्स होना चाहिए जो ड्यू डेट दिया हुआ था। तो हमने देखा क्या, हमने अनसम माइन देखा, कॉल मनी देखा, और क्या देखा, इम्प्रिजमेंट हुआ 6 मंथ से कम है तो वो डायरेक्टर बन सकता है, बस सजा काट के आ जाए। 6 मंथ ज्यादा है तो सजा जितना है वो तो काटना ही पड़ेगा, प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड भी काट के आना पड़ेगा। 7 साल की सजा हो गई तो कभी डायरेक्टर नहीं बनेगा कोई भी कंपनी में वो। और क्या देखा हमने, वायलेशन ऑफ डिन वाला किया तो डायरेक्टर नहीं बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक्सीड कर गया तो वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, या कोई भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर कोर्ट का आया तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और क्या बच्चा सा इंडिविजुअल में सुनो,
और इंडिविजुअल में क्या बचा है, सोते जाओ। इंडिविजुअल बचा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है सर। डिस्चार्ज मतलब क्या हो गया, तुम रिहा हो गए, मतलब तुम अब क्या हो गए, तुम अब क्या हो गए, इंसॉल्वेंट नहीं हो, रिहा हो गए। बट अनडिस्चार्ज, किसी क्रेडिटर ने तुम पे केस कर दिया और तुम बोले कि बस पैसा वैसा नहीं है, तो कोर्ट से क्या हो रहा है, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, तुम अभी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, तुम अभी रिहा नहीं हुए इंसॉल्वेंट हो, तुम अभी पैसे वाले नहीं हो, तुम पे पास पैसा नहीं है, कंगाल हो। तो ये कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, अभी तक जो क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तुम। अगर कोर्ट ने बोल दिया डिस्चार्ज, तो तुम क्या होगा, तुम अब इंसॉल्वेंट नहीं रहे, अब तुम डायरेक्टर बन सकते हो। बट कोर्ट ने ऑर्डर बोल दिया कि तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, तो तुम और अभी डायरेक्टर नहीं बन सकते, तुम डिस्क्वालीफाई हो। इसी इंसॉल्वेंट दूसरा चीज क्या आता है, और इसी के साथ है अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एज इंसॉल्वेंट। मतलब ऊपर तो कोर्ट ने तुम्हें बोल दिया कि तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, कोर्ट कब बोलेगा, जब कोई क्रेडिटर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेगा। बट सेकंड क्या है, तुम खुद जा रहे हो, तुम खुद कोर्ट को बोल रहे हो। तुम कौन, वो पर्सन खुद बोल रहा है, तुम खुद कोर्ट को बोल रहे हो, अप्लाई कर दिया तुमने, बोल रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं इंसॉल्वेंट हूं सर, तो मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो मैं कभी डायरेक्टर बनूंगा ही नहीं। जब तुम खुद जा रहे हो तो सोचो ना, तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो डायरेक्टर कहां से बनो कंपनी के। और ऊपर क्या था, किसी क्रिएटर ने फाइल कर दिया और कोर्ट ने तुम्हें अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोल दिया है, तो भी तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। चलो एक लास्ट इसमें है, इंडिविजुअल में एक और देख लेते हैं, सुन लो। एक लास्ट क्या है इंडिविजुअल में, सुनो। कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ऑफ डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 188 इन लास्ट 5 years। सिंपल सी बात है, तुम क्या हुए हो, तुम कन्विक्टेड किए गए हो, क्या तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में क्या किया है, कोई ऑफेंस किया। ऑफेंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में बहुत सारे होते हैं, पढ़ेंगे हम मीटिंग ऑफ डायरेक्टर में पढ़ेंगे, बस इसको याद रखना। 188 में क्या है, ओवर पास नहीं हुआ, या मान लो उस पर्सन ने क्या हुआ, ज्यादा पैसे ले रिलेटेड पार्टी में, मतलब रिलेटेड पार्टी के क्या हुआ, कुछ डिफॉल्ट किया, सिंपल याद रख लो। वो भी लास्ट 5 साल में, मान लो ये पर्सन आया डायरेक्टर बनना कंपनी में, 1/7/17 को एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन डालता है, पता है 162 में एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए देके एप्लीकेशन डालना होता है। अब ये पर्सन से पूछा गया, तुमने कुछ डिफॉल्ट किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, सर बोलेगा हाँ अभी तो कुछ नहीं किया मैंने डिफॉल्ट। बोले तुमने प्रीवियस 5 साल के बताओ, मतलब 1/4/2012 से बताओ 17 में कोई डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। इतने बोला नहीं हुआ डिफॉल्ट, तो ठीक है। बोले सर 1/4/2013 को डिफॉल्ट हुआ था, तो प्रीवियस 5 साल में कोई डिफॉल्ट हो गया रिलेटेड पार्टी का, तो बोले तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो सिंपल सी बात है, 188 में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसको, 188 में अच्छे से करना है हमें इसे। तो कोई भी तुमने क्या क्या ऑफेंस किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का, जो कि 5 साल पीछे जाके कुछ भी ऑफेंस था या पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है, तो वो भी 164(1) के दायरे में आ जाएगा और तुम क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बीइंग डायरेक्टर, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तुमने कॉज मनी नहीं दिए, लेकिन देने से मतलब नहीं है 6 मंथ से लैप्स कर गए फ्रॉम ड्यू डेट, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तुम अनसाउंड माइंड हो गए किसी के बोलने से, नहीं, डिसाइडेड बाय कोर्ट होना चाहिए। तुमने क्या किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ ऑफेंस किया, कब, अपॉइंट होने के बाद नहीं, अपॉइंट होने से पहले 5 सालों में। और क्या हुआ, तुम कुछ ऑफेंस किए थे और मोरल टर्पिट्यूड हो या ना हो, मतलब समाज को खेत पहुंचे या ना पहुंचे, ऐसा ऑफेंस था, मतलब मर्डर किया या मतलब समाज को नहीं भी खेत पहुंचा, तुमने कुछ ऐसा ऑफेंस किया यहाँ तुम्हें इंप्रिजमेंट हुआ 6 महीने या 6 महीने ज्यादा, तो तुम नहीं बन सकते। कब तक नहीं बन सकते, पहले वो सजा काट के और प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड है। अगर 7 साल की सजा हो गई तो कभी नहीं बन सकते। और क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब किसी क्रेडिटर ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया सर पैसा नहीं दे रहा है, और कोर्ट ने बोल दिया तुम्हें अभी तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, तब नहीं बन सकते। कोर्ट बोल दे वापस तुम डिस्चार्ज हो गए तो तब बन सकते हो। सेकंड क्या है, तुम खुद चले गए कोर्ट पास, किसी क्रेडिटर ने नहीं गया आप कंप्लेंट लेके, तुम खुद चले गए, तो तुम खुद स्वीकार कर रहे हो तुम इंसॉल्वेंट हो, फिर नहीं बन सकते। और क्या, फिर किसी कोर्ट ऑर्डर ने बोल दिया, सेक्शन 242 याद रखना, ट्रिब्यूनल का पावर में ऑर्डर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो भी नहीं बन सकते। और क्या है, तुमने वायलेशन कर दिया, डिन नहीं है तुम्हारे पास 152 वाला, तो भी नहीं बन सकते। और क्या है, तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं किया, मतलब 165(1) वाले क्या किया, तुमने 21 कंपनी में कर लिया, तो एक कंपनी में तुम डिस्क्वालीफाई हो गए अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं 164(2), हाईली इंपॉर्टेंट।
ये तो तुमने किया, तुमने मतलब डायरेक्टर या पर्सन अभी डायरेक्टर नहीं बोलूंगा, पर्सन ने किया, पर्सन ने किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया डायरेक्टर बनने से। बट 164(2) में क्या है ना, 164(2) में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। कंपनी ने डिफॉल्ट करते हुए तो क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कंपनी ने क्या क्या डिफॉल्ट किया वो देखते हैं, ठीक है। सुनो, कंपनी हैज कमिटेड, ये बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना। डायरेक्टर बने जाओ कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट याद करके जाना, समझ गया ना, ये सब पॉइंट याद क्या समझ ही जाओगे। कंपनी ने क्या किया, कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट, ठीक है, इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एओसी 4 और एमजीटी 7 दैट इज एनुअल रिटर्न। मतलब कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट इन फाइलिंग टू आरओसी, आरओसी कोई फाइलिंग करते हैं पता होना चाहिए, क्या फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। क्या फाइल नहीं किया कंपनी ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ठीक है। एक साल नहीं फाइल किया तो भी सारे, यहाँ पे क्या है याद रखना, यहाँ पे सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं। कंपनी ने डिफॉल्ट किया, वो डायरेक्टर सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं, सुनते जाओ। फॉर अपॉइंटमेंट इन अनदर कंपनी, सुनते मैं पूरा बताता हूँ पहले। तो पहले याद रखना क्या है, कंपनी ने क्या क्या डिफॉल्ट कर दिया, कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एमजीटी 7 फाइलिंग के लिए जो एनुअल रिटर्न और एओसी 4 है। कितने, एक साल के नहीं, फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स। सर एक एनालिसिस हो जाए यार, हाँ एनालिसिस मैं भी करवाऊंगा, सुनो। 16, ठीक है, 16, 17, 18, कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, सुनते जाओ आराम से। एओसी 4 लिख दूंगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएगा, एमजीटी 7 लिखता हूँ एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने फाइल किया नहीं किया, ये फाइल नहीं किया, ये फाइल किया, ये फाइल नहीं किया, ये फाइल किया। तो अब बताओ क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया, सोच के बताना। चलो एक 10 सेकंड टाइम देता हूँ, सोचो क्या कंपनी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, ऊपर एज पर प्रोविजन जो लिखा हुआ है। आपका क्या आंसर है, नहीं किया, सही किया। किया कैसे किया, देखो मैंने क्या बोला, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट हो या एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट हो, और लिखा है, और वो कंटिन्यूअस 3 सालों तक हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे यार एमजीटी 7 का डिफॉल्ट हो गया, फिर यहाँ एमजीटी 7 डिफॉल्ट हो गया। तो 3 साल तक हुआ, और चाहे वो एओसी 4 हो या एमजीटी 7 हो, कोई भी 3 साल तक डिफॉल्ट होता है तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, 164(2) में डिस्क्वालीफाई में आ जाएगी। सर एग्जांपल एक और बताऊं, हाँ एक और बताऊंगा तब मेरा भी मन मानेगा। चलो सुनो, सुनो, ठीक है, 2016, 2017, 2018। अब कंपनी ने क्या किया, एओसी 4 एमजीटी 7 है, ठीक है। अब कंपनी ने एओसी 4 फाइल किया, एमजीटी 7 फाइल किया। कंपनी ने एओसी 4 फाइल नहीं किया, एमजीटी 7 फाइल किया। कंपनी ने एओसी 4 फाइल किया, एमजीटी 7 फाइल किया। कंपनी डिफॉल्ट की नहीं, यार देखो कंटिन्यूस कहां हुआ, यहाँ फाइल किया, यहाँ फाइल नहीं, यहाँ फाइल किया, यहाँ नहीं किया, फिर वापस कर दिया। सर मान लो 19, 20, 21 कंपनी ने यहाँ फाइल नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ फाइल किया, ये किया, ये किया, ये फाइल नहीं किया, तो डिफॉल्ट हुआ। हाँ, पहला डिफॉल्ट कंटिन्यूअस 3 साल तक कोई भी एक फाइल नहीं हो रही हो, तब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सर। तो याद रखना, फाइलिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एमजीटी 7 फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स। यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 साल तो डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, दोनों में से किसी एक में भी। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे एएफसी 4 में डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे एमजीटी 7 डिफॉल्ट, किसी एक में तो डिफॉल्ट 3 साल तो हुआ, हाँ 3 साल है, और किसी एक में तो है ही, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो पहला याद रखना, कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 साल। एक एनालिसिस और कर दूं, चलो ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, एओसी 4, एमजीटी 7, ठीक है। कंपनी ने फाइल किया नहीं किया, नहीं किया, किया, किया नहीं किया, तो क्या डिफॉल्ट हुआ, यस, पहला डिफॉल्ट आएगा यस, क्योंकि हाँ एक फाइल नहीं हुआ, एक फाइल नहीं, एक फाइल और है, कोई भी एक नहीं फाइल किया फॉर 3 साल है, कंटिन्यूअस है। अब मान लो कंपनी ने यहाँ पे फाइल कर दिया, तो क्या डिफॉल्ट हुआ, नहीं 3 साल तो है ही नहीं, 2 ही साल हुआ, तो अब भाई ओके, नो डिफॉल्ट। अब कंपनी ने यहाँ भी फाइल कर दिया दोनों, तो डिफॉल्ट हुआ नहीं, क्योंकि पहले ही साल डिफॉल्ट था, 3 साल हुआ ही नहीं,
तो याद है ना 3 साल कंटिन्यूस डिफॉल्ट होने के बाद ही होता है। मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसको हम कर लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड। दो लिखा हुआ है यहाँ पे, दो ब्रेक। एक तो मैं पढ़ लिया कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमडी से हमने। अब दूसरा क्या लिखा है, इन रीपेमेंट ऑफ, क्या समझाओ, चलो इसको लिखता हूं 3D। 3D में क्या किया इसने, 3D तो याद होगा। 3D में क्या किया, रीपेमेंट में क्या किया, इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ 3D। सर 3D मतलब तो हम मूवीज देखने जाते वो नहीं, मतलब डिपॉजिट में डिफॉल्ट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट में डिफॉल्ट, और डिविडेंड डिक्लेयर के बाद डिफॉल्ट। तो यहां पे कुछ भी डिफॉल्ट हुआ ना, ठीक है, और है कुछ भी डिफॉल्ट हुआ ना कंपनी द्वारा, ठीक है, और वो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, वो डिफॉल्ट जरूरी नहीं है वो फेलियर हुआ, मतलब डिफॉल्ट नहीं, पहले फेलियर हुआ। मतलब देखो कंपनी है, कंपनी ने पब्लिक से क्या किया, पैसे लिए, तो ये क्या है इस पास, पब्लिक डिपॉजिट आया। अब पैसे चुकाने थे कंपनी को, ड्यू डेट था 1 अप्रैल, कंपनी ने नहीं दिया, परफेक्ट, पैसा नहीं दिया, कंपनी ने नहीं दिया। अब ये नहीं दिया तो क्या डिस्क्वालीफाई अट्रैक्ट हो गया कंपनी के द्वारा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मतलब बोला देखो जिस दिन पैसा नहीं दिया उस दिन डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। सेम पिछले ऐसा याद रखना, कॉस्ट शेयर वाला, वहां पे 6 महीने दिया, यहाँ पे बोला कि 1 साल, 1 ईयर तक अगर फिर भी पैसा नहीं दे रहा है ना, तब 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई अट्रैक्ट कर जाएगा। तो सेम एज कॉल शेयर वाला मनी है, कॉल शेयर नहीं पे करना मतलब नहीं है, डिफॉल्ट नहीं होता है, पर 6 महीने ड्यू डेट बीत जाएंगे ना, तब वो डिफॉल्ट अट्रैक्ट होगा। यहाँ भी वही चीज है, तुमने डिपॉजिट लिया, नहीं रिपेमेंट किया, डिवेंचर लिया, इंटरेस्ट देना बोला था, नहीं दिया, डिविडेंड देना नहीं बोला था, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद नहीं दिया। देखो एक होता है डिविडेंड, देखो एक होता है डिविडेंड देना, ऐसा थोड़ी ना कंपनी बोलेगी मैं डिविडेंड दूंगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मैंने क्या बोल रहा हूं, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद नहीं दे रहा है, तो कितने टाइम तक नहीं दे रहा है, 1 साल। अगर मान लो कि 1 अप्रैल को डिफॉल्ट हुआ, नहीं दिया, तो मान लो 1 सितंबर को दे दिया, तो क्या कंपनी डिस्क्वालीफाई होगी, नहीं। तो 1 अक्टूबर को दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 जुलाई 2000 नेक्स्ट ईयर दिया, 21, ये मान लो 2020 था, तो हाँ डिफॉल्ट कर गई, क्योंकि 1 अप्रैल का ड्यू डेट था और यहाँ से 1 साल क्रॉस हो चुका है, कवर हो चुका है, तो 1 साल के बाद कर रहे हो तो भाई तुम डिफॉल्ट कर रहे हो। और डिफॉल्ट कहाँ पे, चाहे वो डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट हो, रिपेमेंट के डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट हो, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर या उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हो, या मान लो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, मैं बोल रहा हूँ डिविडेंड डिक्लेयर, तुमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तुमने बोला डिविडेंड बांटेंगे, तुमने बांटा नहीं, और वो बांटना कितना साल तक चला, 1 साल तक, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है हमें, एंड फेलियर कंटिन्यूज फॉर, ठीक है, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये देखो हमने देख लिया ना 164(2) में देखा हमने कि हाँ कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दो चीज की, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी फॉर एमडी7 फाइल नहीं किया, कितने साल तक, 3 साल तक कंटिन्यूस, दोनों में से कोई एक भी नहीं फाइल किया। तो सेकंड क्या, कंपनी ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, किसके, डिपॉजिट 3D, डिवेंचर और डिविडेंड डिक्लेयर, कितने साल तक वो डिफॉल्ट चला, 1 साल तक, तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। तो सर डिस्क्वालिफिकेशन से होगा क्या, तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, सुनो दिखा रहा हूं। सच डिस्क्वालिफाइड cannot be reappointed in defaulting company। मतलब जो डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहां पे इंडिविजुअली फोकस किया था 164(1) में, यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट है। अब कंपनी का डिफॉल्ट हो गया ना, तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और वो सारे डायरेक्टर, सुनो यहां लिखूंगा, पहले सुनिए, सारे डायरेक्टर, ठीक है, cannot be appointed in any other company, ठीक है, कितने साल तक, मतलब एनी अदर कंपनी मतलब क्या, अगर किसी एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना, मान लो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, इसके अंदर कोई डायरेक्टर थे,
तो ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लो ये बंदा ये वाला ये पीक्यूआर में अपॉइंट होना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। याद रखना, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करने जाओ ना तो सोच समझ के जाओ कि कंपनी का क्या है, तो ड्यू डिलीजेंस करके आना। क्या कंपनी कोई डिफॉल्ट तो नहीं करती है ना, कंपनी में प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल करती है या नहीं करती है। अगर कंपनी नहीं करती है तो सोच समझ जाना, क्योंकि तुम अगर तुम्हारी कंपनी जिसमें तुम डायरेक्टर हो उसने डिफॉल्ट किया ना, तुम वापस किसी द्वारा 5 साल तक, ठीक है, नहीं बन सकते, किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते एज ए डायरेक्टर। ठीक है, तो वर्डिंग क्या है, इफ ए पर्सन सुनो कैन नॉट बी अपॉइंट इन एनी अदर कंपनी फॉर 5 years। तो 5 साल के क्या हो गए, तुम नहीं अपॉइंट हो सकते, कहीं पे भी अपॉइंट नहीं हो सकते फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट। तो ये जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे ना, ये सारे अब न्यू एज ए न्यू पोस्ट नहीं ले सकते किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर के लिए। अब एक बात और सुनना, ठीक है, एक बात और बोला कि यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड के ये डायरेक्टर थे ना, ये किसी और कंपनी में ना, सारे डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी। मतलब तुम किसी और कंपनी में जाके अपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब ये किसी और में जाके अपॉइंट नहीं हो सकते। मान लो इसमें ये पीके और जाना चाहता है, ये आरएसटी जाना चाहता है कंपनी में, ये नहीं हो सकता। तो क्या एबीसी लिमिटेड में सारे कंपनी डायरेक्टर हट जाएंगे? ये लोग बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि तुमने जहां पे गंदगी फैलाई है ना, तुमने जहां पे कांड किया ना, डायरेक्टर तुम्हें सब पता होता है कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हें पता था कंपनी ने डिफॉल्ट किया डिविडेंड पेमेंट में, तो तुम्हें बोला गया कि तुम क्या होगे, तुम एबीसी लिमिटेड से डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, तुम हर वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते अब लेकिन तुम एबीसी कंपनी में तुम बैठे हुए हो ना, तो तुम अब डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, तुम एबीसी कंपनी को ठीक करके जाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सारे कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, सारे कंपनी से डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे। उस न्यू कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते जहां तुम जाना चाहते हो। जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना, वहां से तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। वो कंपनी में क्यों नहीं हो रहे हो? लॉजिक यहाँ पे निकला इंटरप्रिटेशन का कि तुमने उस कंपनी में, तुम्हें सब पता था उस कंपनी में कांड हुआ है, तो उस कंपनी के कांड को ठीक करके जाना। ठीक है, चलो और क्या बोला है, एक और बोला कि सुनो, if a person qualified is appointed as director in defaulted company या defaulting company, मतलब बताता हूं, then he shall not be disqualified for 6 months। बताता हूं, देखो ये कंपनी थी, यहाँ पे इसने क्या किया, डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट कौन सा? 3 साल तक उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी फॉर फाइल किया, या मान लो 1 साल तक क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया तो नहीं पेमेंट किया, डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया, या कुछ भी 3 चीज पर 3 भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे डायरेक्टर क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं किसी नई कंपनी में अपॉइंट होने के लिए। बट एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या होते हैं, वो रहते हैं बट वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एग्जिस्टिंग कंपनी में उन्होंने जो कचरा किया वो ठीक करके जाएंगे। मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई नया बंदा आया जो पहले से डायरेक्टर नहीं था, ये मतलब मिस्टर एक्स थे, ठीक है, मिस्टर एक्स आए जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया। कंपनी डिफॉल्ट कौन किया था? मान लो एबीसी ने डिफॉल्ट जो किया था। मिस्टर एक्स आए, बोले कि हम तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। कंपनी बोले कि यार मैं तो पहले ही डिफॉल्ट करके बैठा हूँ, हमारे डायरेक्टर खुद रो रहे हैं, तुम भी हमारी कंपनी में आके पछताना चाहते हो। ये बोला मिस्टर एक्स, अरे नहीं नहीं सुनो ना, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, मैं तुम्हारे डिफॉल्ट को ठीक कर सकता हूँ और तुम्हारे डिफॉल्ट को, तुम्हारे कहते नहीं है, चुंदरी से दाग हटा सकता हूँ, जो तुम्हारी चुंदरी पे दाग लगा हुआ है। तो ये जो पर्सन है ना, ये यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर सकता है। तो ठीक है, क्वालिफाइड इज अपॉइंटेड डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी हुई, वहां पे क्या गया, उसने ज्वाइन किया। देन ये 6 महीने तक क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। डिफॉल्ट है पता है, लेकिन 6 महीने डिस्क्वालीफाई नहीं है। बट उस 6 मंथ्स में है ना, इसको इसके दाग को हटाना पड़ेगा, मतलब इसको गुड करना पड़ेगा कंपनी को डिफॉल्ट से। ठीक है, तो याद रखना 6 महीने तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम करो आराम से, नया डायरेक्टर आ सकते हो, अपॉइंट हो सकते हो डिफॉल्टिंग कंपनी में भी। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर तो वहां कहीं कहीं नहीं आ सकते, वो तो किसी और नई कंपनी में जा नहीं सकते हैं, और जो डायरेक्टर ऑलरेडी वहां पे है उसे संभालना पड़ेगा। नया पर्सन यहाँ पे क्या है, कोई नया पर्सन आना चाह रहा है तो आ सकता है, बट वो 6 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मतलब ये कहा गया है तुम 6 महीने में चुनरी का दाग के हटा के जाओ, गंदगी जो कंपनी में हुई है तुम हमारी आके मदद कर सकते हो 6 महीने तक। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं तुम्हें, ठीक है, छोटे पॉइंट में था, प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपना कोई रिस्ट्रिक्शंस एक्स्ट्रा लगा सकती है। अपने एओए के द्वारा,
ठीक है, मतलब अपने एओए में प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, इसने बोल दिया कि हमारे कंपनी में डायरेक्टर ओनली क्या होंगे, सुनते जाओ, इंजीनियर्स होंगे। तो हाँ, वो प्राइवेट कंपनी, देखो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन टाइप लगा सकती है कि हाँ, हमारी कंपनी में जो भी आएगा डायरेक्टरशिप के लिए वो एक इंजीनियर होना चाहिए। तो ये प्राइवेट कंपनी कर सकती है अपने एओए में लिख के, एओए में लिख के। या मान लो कोई भी डायरेक्टर आएगा वो सीए होना चाहिए या सीएस होना चाहिए, या मान लो कोई भी डायरेक्टर आया सीएमए होना चाहिए। तो कौन कर सकता है, वैसे प्राइवेट कंपनी कर सकता है, अपने एओए में लिख के क्या कर सकता है, एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि हाँ, हम अपने डायरेक्टर चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टर में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस। ठीक है, ये 164 दोनों पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत बार बोल के रिकॉल करवा दिया आपको, इसलिए अब बस अब एक और बात कर लेते हैं, कौन कौन सेक्शन बच गए चैप्टर में। ठीक है, 167, 168, 169, बस एक 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन और बचे हैं। और पीछे मैं 149 150 डेटा बैंक का था, वो मैं लास्ट में देख लूंगा, नोट अब इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसका रूल इंपॉर्टेंट है, डेटा बैंक का नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा लास्ट क्लास में, इसका हाफ एन आवर में बना के बता दूंगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 163 बचा है। ठीक है, ये 4 सेक्शन और बचे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि 170 171 ये सब नोटिस डिफॉल्ट पेनल्टी वाले ये मोस्टली यहाँ पे ये 4 है। 1 मोर लेक्चर एंड हमारा डायरेक्टर कंप्लीट, और डायरेक्टर कंप्लीट होते हैं हमारे पास 45 नंबर्स के 70 में से हमारे पास हाथ में आ चुके हैं। 100 में कम से कम 60 नंबर हमारा हो चुका होगा, मतलब हमने एग्जामिनेशंस तक के लिमिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब 40 हमारे और बचे, कर लेंगे यार आराम से, हड़बड़ाओ नहीं, हैव पेशेंस, आराम से होगा।